अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। ब्लैक फ्राइडे यानी वो दिन जब आतंक की कालिक दुनिया के कई हिस्सों पर एक साथ बरसी। जी हाँ, आज का दिन यानी शुक्रवार याद किया जाएगा एक आतंकवादी नरसंहार के लिए, एक गहरी साजिश के लिए और छल के लिए। सबसे पहले IBN 7 की एक्सक्लूसिव खबर यह कि हमारी सरहद के करीब पाकिस्तान अपनी फौज लगातार बढ़ाता जा रहा है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सरहद के करीब 5000 से 7000 पाकिस्तानी फौजी बढ़ चुके हैं। पिछले 15 जून से यह सिलसिला खामोशी से लगातार जारी है। कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतों के मद्देनजर फौज की इस तैनाती को भारत बेहद गंभीरता से ले रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की नीयत क्या है। देखिए सबसे पहले बुलेटिन में हमारी एक्सक्लूसिव खबर, POK में बढ़ती पाकिस्तानी फौज। ये POK है। हिंदुस्तानी जुबान में कहा जाए तो गुलाम कश्मीर। गुलाम इसलिए क्योंकि ये वैसे तो सगा भाई है कश्मीर का, लेकिन गुलाम है पाकिस्तान का। यहां हुकूमत है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही इसके साथ सौतेला बर्ताव करता रहा है। इसी का सबूत है ये वीडियो, पाकिस्तानी जुल्मो सितम के सबूत। यहां ना नौकरियां हैं, ना अच्छी शिक्षा, ना सरकारी सुविधाएं, और इससे आजिज जनता यहां पाकिस्तान से मांगती है आजादी। इसी POK को रौंदने जा रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। जी हां, नेटवर्क 18 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 15 जून से ही पाकिस्तान ने POK में फौजियों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। जी हां, भारत के लिए यह चिंता की बात है। भारत के लिए ये एक बड़ा अलर्ट है, क्योंकि POK गढ़ है आतंकवादी गुटों का, घुसपैठियों का और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का। पाकिस्तानी फौज की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने POK को फौजियों से पाट देने का फैसला अमल में लाना शुरू कर दिया है। पता चला है कि पाकिस्तानी फौज ने कम से कम 7 बटालियंस को 15 जून से ही POK भेजना शुरू कर दिया है। 7 बटालियन का सीधा मतलब है 5000 से 7000 फौजी। सूत्रों का कहना है कि भारतीय फौज ने सैटेलाइट की उतारी गई POK की तस्वीरें भी हासिल कर ली हैं। उन तस्वीरों से भी ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तानी फौजियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आखिर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों फौजों की तैनाती बढ़ा दी गई है? क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? इसे क्या समझा जाए? बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के इस खामोश कदम के पीछे 2 वजहें हैं। POK में 21 जुलाई से चुनाव होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को डर है कि इस पूरे इलाके में चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा उफान पर पहुंच सकती है। दूसरी वजह, पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह डर सता रहा है कि कहीं POK के इलाके में सरकारी बदइंतजामी से खफा लोग पाकिस्तान से आजादी की अपनी पुरानी मांग को नए सिरे से उठाना ना शुरू कर दें। वैसे भी POK के इलाके में आजादी की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज बदनाम रही है। पाकिस्तान से आजादी मांगने वाले कई गुट वहां सक्रिय हैं और उनके हर आंदोलन को पाकिस्तान पूरी सख्ती और बेरहमी से कुचलता रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि POK में और फौजी भेजने का पाकिस्तानी फैसला सिर्फ दिखावा है। असली कारण दरअसल भारत में घुसपैठ के लिए बेचैन आतंकवादियों का हौसला बढ़ाना, मदद करना और कवर देना है। कहा जा रहा है कि कश्मीर में अशांति का पाकिस्तान हर मुमकिन फायदा उठाने की फिराक में है। साफ है, POK में फौज की तादाद बढ़ाना पाकिस्तान का दोहरा चेहरा भी दिखाता है। एक ओर वो कश्मीर के आतंकवादी और अलगाववादी गुट को संरक्षण दे रहा है, दूसरी ओर वो अपने हिस्से के कश्मीर में उठने वाली हर आवाज को दबा रहा है। एक और पाकिस्तानी सरहद पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है पाकिस्तानी फौज ने, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी हुकूमत इस मुद्दे पर राजनीतिक चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। एक आतंकवादी का इतना खुलकर समर्थन शायद ही पहले कभी पाकिस्तान ने किया हो।
बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को एक सोने का अंडा देने जैसी मुर्गी बना डाला है पाकिस्तान ने, और अब उसकी मौत के बाद कश्मीर में आग उगलने का काम कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ओर से खुलकर कश्मीर में लगी आग को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान की न्यूज चैनलों में इस वक्त भारत के अलगाववादियों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। अवामी सतह पर भी इस वक्त जबरदस्त ये महसूस किया जा रहा है कि ये वो तंग आमद जंग आमद वाली बात है कि भाई हमें हर साल मारा जाता है, हमेशा हम पे जुल्म किया जाता है। तो हमें खुशी है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत ने भी, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी ये फैसला किया है कि इस एहतजाज को वो आलमी इदारों तक पहुँचाएंगे। वहीं कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। बुरहान वानी कश्मीर की आजादी के लिए शहीद हुआ है। पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के संघर्ष में नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देता रहेगा। आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताने वाले शरीफ अब 19 जुलाई को पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शरीफ ने कट्टरपंथियों और आतंकवादी गुटों के दबाव में आकर कश्मीर में मौत पर भारत की शिकायत हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में करने का भी मन बनाया है। और सुनिए, पाकिस्तान की संसद में बाकायदा कश्मीर में भारत का विरोध करने और बाकी देशों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त सत्र भी बुलाने का फैसला हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ तो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने ट्विटर पर सीधा व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला। भारत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों को पूर्णतः एवं स्पष्ट शब्दों में खारिज करता है, और हम इस बात को दोहराते हैं कि पाकिस्तान अथवा किसी भी अन्य बाहरी पक्ष का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर है, पाकिस्तान की ओर से लगातार हमलों की झड़ी ने भारत में भी पारा चढ़ा दिया है। पाकिस्तान के पुतले फूंके जा रहे हैं, वहीं तमाम पार्टियां भी पाकिस्तान को आईना दिखा रही हैं। नाजायज कब्जे के जम्मू कश्मीर के हिस्से में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस गंभीरता से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसको लेकर के चिंता करने की। जम्मू कश्मीर में जो संवेदनशील परिस्थिति है, उसका जिस तरह से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। भारत ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर में लगी आग पर अपनी रोटी सेकने में जुटा है। खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में आग लगाने के लिए आतंकवादियों को 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दिए हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है जब भारत को मुहिम छेड़ देनी चाहिए कि किसी भी तरह ये दुनिया आतंकियों को शहीद बताने वाले पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे? दिल्ली से मनोज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ब्लैक फ्राइडे क्यों है आज का दिन, इसकी दूसरी शक्ल भी देखिए। आज ही शुक्रवार के दिन फ्रांस के एक बेहद मशहूर शहर पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ। ये एक लोन वुल्फ अटैक था, यानी इकलौता आतंकवादी एक भारी भरकम ट्रक लेकर समंदर किनारे फ्रांस की आजादी का जश्न मना रही भीड़ पर चढ़ बैठा। उसने भीड़ को कुचलकर 84 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों इसमें जख्मी हो गए। आतंकवादी को बाद में मार दिया गया, लेकिन इस बीच खूंखार आतंकी संगठन ISIS से जुड़े चेहरे सोशल मीडिया पर जश्न मनाते देखे गए। इस हमले से पूरी दुनिया चकित है और अपने खुलेपन के लिए मशहूर फ्रांस हैरान, परेशान और गुस्से में है। अब आप देखेंगे सिर्फ 38 सेकंड का एक वीडियो, एक ऐसा वीडियो जो एक खौफनाक आतंकवादी हमले की कहानी बयान कर रहा है। एक ऐसा हमला जिसमें ना बम फोड़ा गया, ना सड़क पर खड़े होकर गोलियां बरसाई गईं, फिर भी 80 से ज्यादा लोगों को एक झटके में मार दिया गया। हथियार बना 25 टन वजनी सफेद रंग का ट्रक।
देखा आपने फ्रांस पर 1.5 साल के भीतर ये तीसरा आतंकवादी हमला कैसा था। सैकड़ों लोगों से भरी सड़क पर अचानक आता है बेतहाशा स्पीड से दौड़ता एक ट्रक, लोगों को कुचलता, टक्कर मारता, हवा में उछालता। ये था सैलानियों से भरे रहने वाले फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस के समुद्री किनारे पर हुआ कत्लेआम, जिसके लिए दिन चुना गया खास फ्रांस की आजादी का दिन, जब जश्न में डूबा हुआ था ये मुल्क, जब आसमान में दागे जा रहे थे पटाखे। अब देखिए दूसरा वीडियो, कैसे कत्लेआम के बाद इस ट्रक को घेर कर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ट्रक का ड्राइवर शायद अंदर है। पुलिस की कमांडो कम से कम 40 राउंड गोलियां दागते हैं। सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा एक चश्मदीद ये ऐतिहासिक वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहा है। ट्रक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखता, शायद वो आतंकवादी मर चुका है। उसका सिर एक तरफ झुक गया है और इसी के बाद पुलिस वालों ने फ्लड लाइट जलाई, ये देखने के लिए कि कहीं आतंकवादी एक से ज्यादा तो नहीं। अब देखिए ये तीसरा वीडियो, समुद्र किनारे की एक सड़क, सैलानियों की भीड़, अचानक यमदूत की तरह प्रकट होता है यही सफेद ट्रक। शायद पीछे से कुछ लोगों को कुचल कर आया है, रफ्तार धीमी है। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल तेजी से पीछे से आती है और ट्रक के किनारे आ जाती है। पीछे कुछ पुलिस वाले भी दौड़ते हुए दिखते हैं। किसी होटल की बालकनी से ये वीडियो बनाया जा रहा था। ट्रक सवार इसी वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। सामने बेखबर सैलानियों का समंदर है, लेकिन वो मोटरसाइकिल सवार जैसे उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है। उसकी बाइक गिर जाती है और वो ट्रक के किनारे लटक जाता है। इसी के बाद ट्रक भीड़ को कुचलने दौड़ पड़ता है। Armed police and soldiers. I'm not sure they could have done much more. The only thing is, how did the truck get onto the promenade? That's the only thing. ये 3 वीडियो फ्रांस के लहूलुहान और हैरान होने की कहानी दिखा रहे हैं। फ्रांस के बेहद मशहूर शहर नीस, जहां दुनिया भर से सैलानी आते हैं, आतंक से कांप रहा है। एक आतंकवादी जिसकी पहचान 31 साल के ट्यूनीशिया के मोहम्मद लाउइज बुलेल के तौर पर की गई है। मोहम्मद बुलेल ने 30 मिनट में जो कहर बरपाया, उसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की थी। इस फ्रांसीसी नागरिक ने एक ट्रक के जरिए लोगों को कुचलकर मारने का नया आतंकवादी प्लान बनाया था। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर की स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने समुद्र किनारे की उस सड़क पर ट्रक को टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके शिकार बन पाएं। मरने वालों में कम से कम 10 दुधमुहे और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 54 बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। मरने वालों में फ्रांस, अमेरिका, आर्मेनिया और यूक्रेन के ज्यादातर लोग शामिल हैं। Écrasés et de massacrer. Nous déplorons, à l'instant où je parle, 77 victimes, dont plusieurs enfants. सुरक्षा बल मुठभेड़ में जब तक उस हैवान को मारते तब तक वो कोहराम मचा चुका था। खबर है कि मौत के इस ट्रक से हथियार भी मिले हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्रांस में आपातकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया और 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। तो क्या फ्रांस की पुलिस को वाकई में इस हमलावर और उसकी साजिश की भनक नहीं लगी थी? बताया जा रहा है कि हमलावर को फ्रांसीसी पुलिस ने रास्ते में रोका जरूर था, क्योंकि थाने में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पहले भी दर्ज हो चुके थे। लेकिन उसने पुलिस को चकमा देते हुए ये कहा कि वो आइसक्रीम की खेप ट्रक के जरिए पहुंचाने का काम कर रहा है। ट्रक की तलाशी नहीं ली गई और यही चूक फ्रांस पर भारी पड़ गई। सूत्रों के मुताबिक हमलावर ने 2 दिन पहले ट्रक को किराए पर लिया था। ट्रक के भीतर से पहचान पत्र, मोबाइल फोन और बैंक के कार्ड मिले हैं। पहले भी हिंसा समेत दूसरे अपराध में यह हमलावर शामिल था। इस हमले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अब तक किसी भी शख्स ने या किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोन वुल्फ यानी अकेले भेड़िए की शक्ल में होने वाले आतंकवादी हमलों से कैसे देशों और लोगों को बचाया जाए। फ्रांस जो है आतंकवादियों के का बड़ा टारगेट रहा है। मैं तो कहूँगा फ्रांस ही नहीं, पूरा यूरोप, जिसमें बेल्जियम और जर्मनी भी और यूके भी इसमें रहा है। ये टेररिज्म जो है पूरी दुनिया का एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब ब्लैक फ्राइडे की तीसरी शक्ल। अफगान खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील का दावा है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को पालती पोसती है।
कुछ खुफिया दस्तावेज जारी करते हुए नबील ने आरोप लगाया कि जो पैसे अमेरिका आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को देता है, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और हमले में किया जाता है। ये फॉर्मूले के दम पर दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। 3A यानी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। पाकिस्तान पर यह सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस रहमतुल्लाह नबील ने। नबील अफगान खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय यानी NDS के पूर्व प्रमुख हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान में हजारों ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों को जिहाद के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पष्ट है कि इन दोनों टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी ये पाकिस्तान की नीति है। और अगर ये दस्तावेज आप देखें तो अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये भी स्पष्ट होगा कि पाकिस्तान आर्मी और ISI के एक हाथ इसमें हमेशा हुई है और होते रहेगी। नबील ने दस्तावेज पेश कर दावा किया है कि अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को पैसे देता है, उसी हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को ISI के अफसर बचाते हैं। जो संबंध है पाकिस्तानी ISI और ये टेररिस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में, ये संबंध गहरे संबंध है और ये संबंध आसानी से टूटने वाले संबंध नहीं है। रहमतुल्लाह नबील ने पाक फौज की तरफ से जारी 6 खुफिया दस्तावेज जारी किए हैं। ये गोपनीय चिट्ठी 18 मार्च 2015 को पेशावर में मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 के अफसर रब्बानी ने रावलपिंडी में मिलिट्री इंटेलिजेंस 22 के प्रमुख कर्नल शमीम खालिद को भेजी थी। इस दौरान आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब चल रहा था। चिट्ठी में हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों अता मोहम्मद और हाफिज लुकमानुल्लाह को पूरी सुरक्षा के साथ नॉर्थ वजीरिस्तान के मीनर शाह में दाता खलील मिलिट्री कैंप तक पहुंचाने का आदेश दिया गया है। दूसरा दस्तावेज 16 मार्च 2015 का है, जिसे रावलपिंडी स्थित आर्मी हेडक्वार्टर से नौशेरा सेक्टर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद शेर को भेजा गया था। इस खत में नौशेरा, बरदान और सवाबी जिलों में मौजूद हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों और कमांडरों की पूरी जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ टोची, मीर अली और मीनर शाह पहुंचाने का हुक्म दिया गया था। ये भी हिदायत दी गई थी कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों की जान को खतरा है, इसलिए इनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। Demand of state sponsoring terrorism, yet saying that this terrorism is taking place by the non-state actors. Pakistan has been in the center for a long time. If one can recall. तीसरा दस्तावेज 5 अगस्त 2014 का है। पेशावर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 ने ये चिट्ठी मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी को भेजी थी। इसमें 2 तालिबानी नेताओं हाफिज गुल बहादुर और मौलवी हमदुल्ली के साथ बैठक का जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि आर्मी के ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब के चलते इन्हें मीनर शाह से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब इनके लिए पेशावर के हैबताबाद इलाके में किराए के सुरक्षित ठिकाने की तलाश की जा रही है। रहमतुल्लाह नबील के दस्तावेज एक के बाद एक पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान फौज और ISI न सिर्फ आतंकियों को बचाने का काम करती है, बल्कि उनका इस्तेमाल पड़ोसी मुल्कों में आतंकी हमले के लिए भी करती है। अब जरा 18 जुलाई 2014 को जारी इस दस्तावेज को देखिए। इस्लामाबाद स्थित ISI हेडक्वार्टर ने चिट्ठी मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 को लिखी। इस चिट्ठी में मिलिट्री इंटेलिजेंस 422 को काबुल एयरपोर्ट पर सफल हमले के लिए शुक्रिया कहा गया। साथ ही हमले में शामिल 4 लोगों को 25-25 लाख रुपए देने को कहा गया। चारों के नाम हैं हाजी खलील हक्कानी, हाजी हाकिम वोलुसवाल, कारी जाहिर शाह और मौलवी हाकिम। साथ ही साथ इस हमले में मारे गए आतंकी के घर वालों को बतौर इनाम 15 लाख रुपए देने की बात भी कही गई। सारी दुनिया को और भी आपस में तालमेल करके और बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके सही कुछ योजना बनाए कि ये टेररिस्ट जो समुदाय हैं इनको किस तरह हटाया जाए, किस तरह खत्म किया जाए और उनकी जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है यानी जहाँ सबको आर्थिक सहायता मिलता है उसे बिल्कुल रोकने ना। 6 अप्रैल 2015 के इस दस्तावेज में ISI के पेशावर और इस्लामाबाद ऑफिस के 2 अफसरों के बीच की बातचीत दर्ज है।
पेशावर में आईएसआई के मेजर शहाब वासी ने लिखा है कि तोरी अली और उनके साथियों को 20 लाख रुपए दे दिए हैं। साथ ही उन्हें हथियार और विस्फोटक भी दे दिए गए हैं। तोरी अली ग्रुप के 23 लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तोरी अली के साथ आज की बैठक में उन्हें हेरात, काबुल और फराह इलाकों के शिया नेताओं को अगवा करने और कत्ल करने का आदेश दिया गया है। आईएसआई के 2 अफसरों के बीच हुई ये बातचीत इस बात का बड़ा सबूत है कि आईएसआई पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाती है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े जासूस ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका की आंख अब खुलेगी या वो अब भी पाकिस्तान के झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।